हाय हेलो नमस्ते गाइस। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अब प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़नी है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़नी है उसका आंसर अभी मेरे पास है ना। प्रोबेबिलिटी इसलिए पढ़नी है क्योंकि देखो, प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, अगर थोड़ा सा आप अगर मैथमेटिक्स में इसको पढ़ चुके हैं तो आपको समझ आता होगा। प्रोबेबिलिटी बताती है कि कितना चांस है किसी काम को होने का, ठीक है, कितना परसेंट चांस है। और हम मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, कनेक्ट करो, अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हम मशीन लर्निंग में फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स, ठीक है। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन में हम क्या करते हैं, संभावना, है ना। हम पता करते हैं कि ये जो चीज़ है ये होगी। अगर किसी चीज़ के होने की संभावना 90% है तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है ना, किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल का जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला आंसर होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि कल बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, और आपका मॉडल एक है जो मशीन लर्निंग मॉडल है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो भी तो आपको यही बताएगा ना कि कल बारिश आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कल बारिश आएगी, यही तो बताएगा। तो प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब ये एक एग्जांपल बहुत छोटा सा था और ये डायरेक्टली कहीं यूज़ भी नहीं हो रहा, पर मैं आपको एक एल्गोरिदम बताता हूँ, नेओ बायस। नेओ बायस एक ऐसी एल्गोरिदम है जो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस्ड है ना। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज़ होती है, हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में। देखो, मशीन लर्निंग के अंदर प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंसिव यूज़ है, और आप जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी को आगे पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा कि यस, मतलब मशीन लर्निंग के अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ना कितना ज़रूरी है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्यों पढ़नी ये चीज़ तो क्लियर है ना, क्यों पढ़नी ये चीज़ तो। अब ये चीज़ सामने आती है कि पढ़नी कैसे है। देखो, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले स्क्रेम कर लेना इज़ नॉट द वे टू लर्न द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पढ़नी कैसे है, अब देखो, अगर फॉर्मूले क्रेम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है ना, ये भी है। देखो, फॉर्मूले क्रेम नहीं करेंगे तो हम इंट्यूटिवली समझेंगे चीज़ों को। प्रोबेबिलिटी कहना क्या चाहती है ना। जब साइंटिस्ट ने प्रोबेबिलिटी बनाई थी, प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो हमारी बुकों में लिखा था, तो क्या सोच के लिखा था कि क्या थिंकिंग वो हमको प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर हम इस डेप्थ पे जाके प्रोबेबिलिटी को समझें तो शायद प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो हम यूज़ ही कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने की क्या नीड है। बस पढ़ाई फॉर्मेलिटी के लिए है, आपको मेरे को वही यूज़ याद दिलाने हैं कि आप कहाँ कहाँ अपनी डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी का एक थियोरेटिकल डेफिनेशन जो दे रखी है वो क्या बोलती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर क्वांटिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब देखो, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कल कुछ भी हो सकता है ना। आज जो है वो कल नहीं है, ये वाली चीज़ें होती है ना कि अनसर्टेन है, टाइम बिल्कुल अनसर्टेन है, नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए वो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो एक अनसर्टेनिटी फैक्टर है। अब वो अनसर्टेनिटी फैक्टर कितना है चीज़ों में, देखो, मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करने वाला है कि कल बारिश होगी, ठीक है। टुमारो विल बी द रेनी डे, मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है ना। लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल बारिश होगी ही होगी। मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सच होगा। देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टेनिटी फैक्टर, कि कुछ भी हो सकता है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है वाली जो चीज़ है ना, इसको नापना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको पता होगा ना कि कुछ भी हो सकता है वाली थिंकिंग कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ भी हो सकता है वाली थिंकिंग को कम करो, हमको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, है ना। तो अनसर्टेनिटी को मापने की जो यूनिट है, वो है, जो मापने का जो तरीका है वो हमको प्रोवाइड करता है प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ी सी क्रिटिकल लग सकती है, ये डेफिनेशन ना थोड़ी सी क्रिटिकल लग सकती है, लेकिन देखो, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग अगर हम समझें तो वो होता है, देखो, मैथमेटिकली अगर हम जाएंगे ना तो सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपको जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसको आप डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट से। ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली, तो है ना, एटलीस्ट। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं जो आपको बात बोलना चाह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी फैक्टर हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, अब वो यहाँ कैसे रिलेट हो गया, है ना, वहाँ यहाँ कैसे रिलेट हो गया, है ना। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि एक बैग है, देखो मैं आपको इंट्यूशन देता हूँ थोड़ा सा। एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड बॉल्स पड़ी है, 3 रेड बॉल्स पड़ी है, ठीक है, 3 रेड बॉल्स पड़ी है और 2 ग्रीन बॉल्स पड़ी है, ठीक है,
2 ग्रीन बॉल्स पड़ी है। अब मैं आपको बोलता हूँ रेड बॉल्स ये है और ग्रीन बॉल्स ये दोनों है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक बॉल को पिक कर रहे हैं बैग के अंदर से। अब वो बॉल रेड होगी या ग्रीन होगी, ये बताएं मेरे को। ग्रीन ये वाली बॉल से और रेड ये वाली बॉल से। ग्रीन बॉल का नंबर है 3, रेड बॉल का नंबर है 2। तो किस बॉल के बाहर आने की संभावना ज़्यादा है? जिस बॉल का इस बैग के अंदर नंबर ज़्यादा है वो बॉल बाहर आ जाएगी जल्दी, है ना, वो बॉल ही बाहर आएगी, ऐसा हम बोलते हैं, है ना। देखो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि ग्रीन बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/5। 5 क्यों लिखा है मैंने? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी बैग के अंदर? वो थी 5, है ना। और टोटल निकल के कितनी आएगी, मतलब टोटल जो हमारी ग्रीन बॉल्स है वो कितनी? 3। तो 3 बॉल में से अगर कोई भी बॉल हम निकालते हैं, 3 ग्रीन बॉल में से अगर कोई भी बॉल हम निकालते हैं तो वो हमारी ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी दर्शा रही है ना, कि 5 में से 3 ग्रीन बॉल है, तो 3 चांस है 5 में से कि हम ग्रीन बॉल पिक करेंगे। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये संभावना है ग्रीन बॉल को निकालने की, ठीक है। अगर मैं ये बात बोलूँ आपको कि ये अनसर्टेनिटी को कैसे क्वांटिफाई कर रही है, अनसर्टेनिटी को नाप कैसे रही है, जो मैंने एक डेफिनेशन बताई थी। देखो ऐसा भी हो सकता है, भले इस ग्रीन बॉल का नंबर ज़्यादा है, आप बोलेंगे कि ग्रीन बॉल निकल के आएगी आपके हिसाब से, क्योंकि 3 ग्रीन बॉल है 2 रेड बॉल है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रीन बॉल निकल के आना चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी तो उसकी ज़्यादा है ग्रीन बॉल निकलने की। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया कि रेड बॉल निकल के आ गई तो ये फेल हो गया ना। तो ये चीज़ फेल हो गई कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी पर फिर भी रेड निकल के आ गई। तो ऑलवेज अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सर्टेनिटी, जो हम सोच रहे हैं वो होने की प्रोबेबिलिटी, जो हम सोच रहे हैं ना ग्रीन निकल के आए, वो होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3/5 है। ये हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, है ना। तो देखो एक चीज़ और है कि टोटल प्रोबेबिलिटी सारी प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम करेंगे ना तो 1 आएगा आंसर। अब इसका जो और ज़्यादा अगर आप समझने आ रहा हो तो और ज़्यादा अच्छे से हम आगे समझेंगे, लेकिन 1 आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का सम। 1 - 3/5 अगर मैं कर दूं, टोटल में से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी ना, यहाँ से रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो वो क्या होगी? 2/5, क्योंकि 2 बॉल्स है इसके अंदर और टोटल 5 बॉल्स है, तो 2/5 मेरा आंसर आता है अगर मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो, है ना। तो ये अनसर्टेनिटी वाली चीज़ थी थोड़ी सी, क्योंकि हमारा जो अंदाज़ा कह रहा था कि ग्रीन बॉल निकल के आएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है ना। लेकिन जो हुआ अनसर्टेनिटी की वजह से वो ये हुआ कि रेड बॉल निकल के आ गई। तो अनसर्टेनिटी वाली चीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो है 2/5। तो हमने क्वांटिफाई, हमने माप लिया ना कि अनसर्टेन होने की, हम चीज़ों को अनसर्टेन होने की क्या क्या नाप है, मतलब क्या मेजर है, वो हमने नाप लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये है प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में। और हम जो समझते हैं मैथमेटिक्स में वो क्या समझते हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी ग्रीन बॉल के निकलने की। लेकिन इसे समझ क्या आया? आप इसको यूज़ कहाँ करेंगे? आप इसको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको पता करना होगा कि मेरा जो अंदाज़ा है, मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो कितना सही है, कितना, हाउ मच क्वांटिफाई कर रहे हो आप, है ना, और कितना गलत है ये भी क्वांटिफाई करो। अनसर्टेनिटी कहाँ कहाँ आ सकती है ये भी क्वांटिफाई कर रहे हो। तो ये प्रोबेबिलिटी हमको इस चीज़ की फ्रीडम देता है, ये करने की फ्रीडम देता है ना। अब नॉर्मल सा फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं हम लोग, वो करते हैं नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, है ना। ये हो गया फॉर्मूला, तो है ना। चलो मैथमेटिकली और इंट्यूटिवली आपको शायद प्रोबेबिलिटी समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। देखो स्टैटिस्टिक्स में ना 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी बहुत सामने क्या आती है, 2 टाइप की होती है, फ्रीक्वेंटिस्ट और बेजियन प्रोबेबिलिटी। अब इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि होती क्या है, क्योंकि दोनों के मीनिंग जो है ना वो, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ होती क्या। एक एग्जांपल लेंगे और क्लियर कट अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, हम कोई डेफिनेशन नहीं देख रहे इसमें, ठीक है। आपके पास ना एक कॉइन है,
है ना, एक अनबायस्ड कोइन है। देखो बायस्ड और अनबायस्ड का मतलब भी समझ लो। बायस्ड मतलब पक्षपात, ऐसा हो भी सकता है, मतलब वो कहते हैं ना कि देखो वो भेदभाव वाली चीज़ है ना, तो पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। हेड और टेल अगर एक सिक्के में है तो अगर हम उसको उछालेंगे तो हेड भी आने की उतनी ही संभावना होनी चाहिए जितनी टेल आने की होनी चाहिए। तो ये अनबायस्ड कॉइन रहेगा। अगर ऐसा है ना कि हेड और टेल आने की सेम संभावना है, सेम प्रोबेबिलिटीज है, देन इट वुड बी अ अनबायस्ड कॉइन। बट इफ इट इज नॉट द केस, देन it is not the unbiased coin, means it will be biased coin ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो एक कॉइन मेरे पास है, इसके इस पहलू पे तो हेड लिखा है एंड ऑन द अदर साइड इट विल बी टेल। ठीक है, इट विल बी टेल ऑन द अदर साइड। ओके, सो दिस इज अ कॉइन, अनबायस्ड कॉइन। अगर मैं इस कॉइन को उछालूं, अगर मैं इस कॉइन को उछालूं और हाथ में पकड़ लूं, अब मैं आपसे पूछूं कि हेड आया है या टेल आया है, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की या क्या प्रोबेबिलिटी टेल आने की, आप बताएंगे कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हेड आया होगा या टेल आया होगा, तो आप क्या आंसर देंगे बताइए। आप अगर ये आंसर दे रहे हैं, आप अगर मुझसे ऐसा कह रहे हैं कि आप ना इस चीज़ को 10 बार और ट्राई कर लो, अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को आप 10 बार और ट्राई कर लो, जिस जिस चीज़ के आने की जो चीज़ बार बार आ रही होगी ना, बार बार जैसे हेड आ रहा होगा, मान लो 10 में से 9 बार हेड आ गया होगा, है ना, और एक बार टेल आया होगा, तो आप क्या कहेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, हेड आएगा आपके हिसाब से, नेक्स्ट राउंड में हेड आएगा आपके हिसाब से, क्योंकि आपने देखा प्रीवियस 10 राउंड्स में कि हेड ही हेड आ रहा है 9 बार, तो आप क्या कहेंगे कि अब भी हेड ही आएगा, है ना। ये होती है फ्रिक्वेंटिस्ट अप्रोच। आपने चीज़ों को बार बार ट्राई किया और एक कॉन्सिक्वेंसेस की लिस्ट बनाई, उसमें से आपने देखा कि इस चीज़ की होने, ये चीज़ बार बार हो रही है, तो ये चीज़ हमारे अगले राउंड में भी होगी। ये है फ्रिक्वेंटिस्ट अप्रोच। अब बेजियन अप्रोच क्या होती है? बेजियन अप्रोच क्या होती है? बेजियन अप्रोच वो होती है जिसके अंदर पीपल्स के बिलीफ काम आते हैं। मतलब क्या, देखो आपने हेड और टेल का एक राउंड लिया, अब मान लो कि हेड 9 बार आया, टेल एक बार आया, आपने फिर से 10 राउंड का अनोदर एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हेड 5 बार आया और टेल 4 बार आया, टेल जो है वो 5 बार आया। ठीक है, आपने फिर से एक और 10 राउंड का एक्सपेरिमेंट किया, अब हेड एक बार आया और टेल 9 बार आया। ऐसे करके आपने मिलियंस ऑफ एक्सपेरिमेंट कर लिए, है ना। आपका बिलीफ बन गया कि हेड और टेल आने की कोई संभावनाएं तय नहीं है। इसका मतलब ये है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है हमारे सामने, है ना, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम 1 देखें, देखो हेड और टेल, देयर आर 2 थिंग्स पॉसिबल, है ना। मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हेड है, हेड है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है, तो 2 है, तो 1/2 में कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की। अगर ये बिलीफ आपके माइंड में सेट है कि भाई एक बिलीफ बन चुका है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, सिंपल, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कहीं भी फ्रिक्वेंटिस्ट वाली से तो काम हुआ नहीं। क्योंकि भाई आप 10 राउंड में 10 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं एंड देन यू आर फाइंडिंग आउट कि 9 बार हेड आ रहा है, फिर एक बार टेल आ रहा है, फिर 9 बार टेल आ रहा है, एक बार हेड आ रहा है। देयर इज नो वे टू कैलकुलेट द परफेक्ट प्रोबेबिलिटी। The only way to calculate the probability is to try out millions of experiments and make the beliefs. आपने एक बिलीफ बनाया, आपने नहीं बनाया, स्टैटिस्टिक्स में पहले से, और ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो जो बिलीफ आप यूज़ कर रहे हैं ना, ये बिलीफ आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मेरे को ये कहते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, मेरे हाथ में जो सिक्का रखा है उसमें हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है ना, हम नहीं बता सकते 1/2 प्रोबेबिलिटी दोनों के आने की, तो आप बेजियन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। आप पीपल के जो प्रायर बिलीफ्स है ना, पहले वाले बिलीफ्स, उनको यूज़ करके मेरे को आंसर दे रहे हैं, है ना। तो ये हो गई बेजियन अप्रोच और फ्रिक्वेंटिस्ट मैंने आपको बता दी। अब देखो कौन सी यूज़ होती है, यूज़ तो दोनों होती है, लेकिन देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देता हूँ कि आप कार के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हैं रोड पे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार कार को रोड पे उतारेंगे और उसका एक्सीडेंट करवाएंगे और फिर आप पता करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। फ्रिक्वेंटिस्ट विल नॉट वर्क देयर, ओके, बट Bayesian will work. The prior beliefs, experiences of the people will work, है ना, ये चीज़ें काम करेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेजियन अप्रोच और फ्रिक्वेंटिस्ट दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंटिस्ट यहाँ यूज़ नहीं है तो कहीं भी यूज़ नहीं होगी, है ना। आप मार्केट में देख रहे हैं कि हर साल जो सेल्स है वो साल पे साल हाई जा रही है ना, हर साल हाई जा रही है ड्यू टू किसी भी एक प्रोडक्ट की सेल्स की वजह से आपकी सेल बार बार हाई हो रही है। तो आप क्या सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर में मैं यही प्रोडक्ट लेके आऊँगा सो दैट माई सेल्स विल नॉट गो डाउन, है ना, आप यही सोचेंगे। तो ये फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को तो आप बार बार चीज़ों को ट्राई कर रहे थे और फिर आपने नेक्स्ट राउंड में भी वही चीज़ ट्राई की और आपने बिलीव बना लिया कि ऐसा होगा। तो ये फ्रीक्वेंटिस्ट है और बेजियन मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो ये बेजियन और फ्रीक्वेंटिस्ट है ना। अब बेजियन जो है ना इसका एक फॉर्मूला है हमारे सामने और वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो दैट विल बी गुड, लेकिन हाँ अभी आपको समझ आए ना आए इस चीज़ पर आप ध्यान मत देना। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो भी मैं समझाऊंगा। और यहाँ होती है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी, और ये प्रायर को मैं पी ऑफ ए बोलता हूँ, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो बेजियन प्रोबेबिलिटी का काम आता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इवेंट जो बी है ये हो चुका है, अब ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हो चुका है और इसके होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये तो है लाइकलीहुड, इसको हम लाइकलीहुड बोलते हैं बेजियन स्टैटिस्टिक्स में, है ना। इसको हम बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। जो बिलीफ की मैं बात कर रहा था ना वो यही बिलीफ है। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा। और ये जो है ना ये है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल। और इसको जो हम बोलते हैं ना इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसको ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने आप सीख जाएंगे जब हम बेजियन एक और बार पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम नेव बायस पढ़ेंगे ना एल्गोरिथम तो हम बेजियन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद बिल्कुल मत करना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि बेजियन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, बेजियन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि ये प्रायर जो है ना कि भाई प्रोबेबिलिटी ए के होने की प्रायर प्रोबेबिलिटी। देखो मैं आपको